हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीटेट मंथन 2021 में, जिसमें हम आज करेंगे प्रीवियस ईयर का जो मैथ्स का पेपर था उसके 42 से लेके 60 तक। इससे पहले वाली वीडियो में हम 31 से 41 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 42 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले 42 की बात करें, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी की बात है। तब आप देखिए, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ठीक है। दूसरा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे 2, ठीक है, कि हमें बच्चों को अंदर से मोटिवेट करना है गणित को सीखने के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन 3 देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। और लास्ट है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो जो सबसे वांछनीय है वो सबसे वांछनीय यही है कि हमें बच्चों को अंदर से मैथमेटिक्स के लिए तैयार करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में देखिए, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब मैथ्स के टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है, उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। और डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, इन्होंने बंद और मुक्त सिरे के बारे में बताया है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि बंद सिरा किसे कहते हैं और मुक्त सिरा किसे कहते हैं। बंद सिरा का मतलब होता है बच्चे कि जिसका आंसर एक ही आए, उसके बहुत सारे आंसर्स नहीं हो सकते। तो बंद सिरे में आंसर डेफिनेट होता है कि उसका आंसर वही होगा और अलग नहीं हो सकता, और खुले सिरे में उसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बंद सिरे के क्वेश्चन कौन कौन से दिख रहे हैं। बंद सिरे के क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये बंद सिरे के। जैसे इन्होंने कहा है सी में 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो 0 से 8 तक जो अभाज्य संख्या है बच्चा वही बताएगा, बहुत सारे नहीं बता सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शन की बात रही सिलेक्ट करने की, तो इसका ऑप्शन होगा डी पे इसका आंसर आएगा। ये ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, जबकि बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। 44 पर चलिए। 44 में इन्होंने हमें दिया है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे कम होती है। तो सबसे कम आप स्क्रीन पे चारों ऑप्शंस पढ़िए, और सबसे कम प्रभाव की बात करें तो गलत उत्तर के पूरे हल को देना, इसका प्रभाव सबसे कम पड़ेगा। 45 पर आ जाइए। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो देखिए बच्चे, जो रोहित है वो वर्ग, समचतुर्भुज और आयत में संबंध स्थापित कर रहा है। तो जब बच्चा किसी 2 चीज़ों में संबंध स्थापित करता है तो वो सेकंड लेवल पे आ जाता है, और उसका स्तर होगा 2, स्तर 2 में संबंध के स्तर पर है। 46 की बात करें, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को
उल्लेखित किया जा सकता है। तो हमने ये बताना है कि बच्चे कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो इसका आंसर है बच्चे संवरक गुण, ये वाला इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये वाला। ठीक है बच्चों, हाँ जी। 47 की बात करें, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमने ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आप स्क्रीन पे चारों ऑप्शंस ध्यान से देखिए, और जो इसका कथन जो है जो गलत दिया है वो है सेकंड। इसमें इन्होंने बोला है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं होती, जबकि गणित के ज्ञान के अंदर संस्कृति और संदर्भ की बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है, जबकि ये कह रहे हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको सही पहचानने, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बी देखिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि एक सीरीज में ही पढ़ें, इसके अलावा ना पढ़ें, तो ये नहीं हो सकता बच्चे। सी देखिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक के रूप में लिखना सीखना चाहिए। और डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बच्चे यहाँ पर ए ठीक है बिल्कुल ही, कि हमें बच्चों को अंदर से प्रोत्साहित करना चाहिए और संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी हमें प्रोत्साहन ही देना है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए और डी वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3। 49 की बात करें, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। अगर हम मैथ्स को बच्चे के डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो वो गणित में पढ़ने में ज़्यादा मोटिवेशन अपना वो दिखाएगा, रुचि दिखाएगा। तो हमें उनको जीवन के अनुभव से ही टीचिंग करानी चाहिए। 50 की बात करें बच्चे, 50 में देखिए निम्नलिखित समझ की संभावना बनी रहती है। तो अगर हमें बच्चों में दिक् स्थान की समझ देनी है तो इसके लिए बच्चों को चौपड़ आकृतियों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर होगा। 51 की बात करें, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो बच्चे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। गिनतारा से हम बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं, गिनती के लिए बेस्ट है। जियो बोर्ड हम शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल ये सब सिखाते हैं। संख्या चार्ट से हम संख्याओं के बारे में बताते हैं। और जो क्विज़िनेयर छड़े हैं इससे हम बच्चों को भिन्न के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 की बात करें, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको ये पहचानना है कौन सा सही नहीं है। आपके पास स्क्रीन पे देखिए चारों ऑप्शंस दे रखे हैं 52 को। तो इसका जो सही नहीं है वो है बच्चे ये, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या सोचते नहीं हैं, बच्चे सोचते हैं। जब आप क्लास में बच्चों से बोलोगे कि आपके पापा ने आपको 2 टॉफ़ी दिए और मम्मी ने आपको 3 टॉफ़ी दिए, तो टोटल कितने टॉफ़ी आपके पास हो गए, तो बच्चा सोचेगा, तो वो संकल्पना कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ असत्य है। 53 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। हमने क्रम सूचक बताना है। पहला है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। दूसरा
इस घर में 3 कमरे हैं। तीसरा, प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य है। और चौथा है, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है बच्चे, अगर हमें क्रम सूचक बताना है तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो वो एक स्टेप हो गया हमारा, क्रम सूचक होगा। ठीक है, हाँ जी। 54 देखिए, शुद्ध को पहचानिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। ये जरूरी नहीं है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। दूसरा है, 2 आकृतियों के परिमाप इक्वल है तो उसका क्षेत्रफल भी समान होगा। ये भी नहीं होगा। तीसरा है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक बराबर होता है। तो परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक बराबर नहीं होते। परिमाप सेंटीमीटर या मीटर में निकाले जाते हैं, जबकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये कह रहे हैं किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अब हमने इसमें देखना है कि सबसे शुद्ध कौन सा है। पहला है, बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। बिल्कुल ठीक है ये भी। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। गलत। हम भिन्न की जानकारी प्राइमरी लेवल पर भी दे सकते हैं। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं, जरूरी नहीं है कि हम ऋणात्मक संख्याओं को वो दें। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये भी नहीं है बच्चे। क्षेत्रफल हम प्राइमरी लेवल पर भी दे सकते हैं। तो इन्होंने पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट बोला है कि बीजगणित विचारों की नींव हम प्राथमिक स्तर पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 की बात करें। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अगर हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ट्रायंगल के बारे में समझाना है तो हमें क्या करना चाहिए। पहला है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे। बिल्कुल नहीं, हमें त्रिभुज की परिभाषा पहले नहीं देनी। दूसरा है, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की ही प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर हम सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही देंगे तो बच्चा डिफरेंट टाइप्स के त्रिभुज को कैसे समझेगा, तो ये गलत है। तीसरा है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये भी गलत है। चौथा है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों को भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम बच्चों के सामने बहुत सारे ट्रायंगल के शेप रख दें और अदर शेप्स भी रख दें तो बच्चा उसमें से ट्रायंगल को वो छांट लेगा। ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएट करेगा बच्चा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 की बात करें। अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आगे कह रहे हैं, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। ये भाजक होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये भाजक होता है। ये भागफल होता है जो हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, और नीचे वाला हमारा शेषफल होता है। और ये जो होता है ये हमारा भाज्य होता है। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाजक क्या है, भागफल क्या होता है, ठीक है, शेषफल क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। ठीक है, तो यदि शेषफल 5 है, आप बताइए ये 5 हो गया तो शेषफल का दुगुना क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तब इसका आंसर क्या निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 और शेषफल जोड़ दोगे 25। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3। 58 की बात करें। 5 संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 5 संख्याओं का योग 20 दे रखा है, तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 3, चौथी संख्या x + 4, सॉरी 2 आ गया, फिर 3, फिर x + 4।
ठीक है, ये 5 संख्या 2 x प्लस 3 x प्लस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, अब 10 को उधर ले जाएंगे आप तो 5x इक्वल टू 10 बचेगा, यानी x की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ पर 2, यानी पहली संख्या 2 निकली है। तो वो कह रहे हैं कि प्रथम 3 संख्याओं का योग, तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 4 है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 59 की बात करें, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। तो मतलब एक वर्ग है हमें दे रखा है, एक तार को वर्ग के रूप में डाला हुआ है, तो मान के चलिए वर्ग है जिसके चारों साइड्स बराबर हैं और इसका क्षेत्रफल है 144। तो अगर हम इसकी साइड निकालें तो इसकी साइड क्या होगी 12। तो 12 का मतलब है इन सब की साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, अगर मैंने इसको एक आयत के रूप में मोड़ दिया तो इसकी लंबाई 16 हो जाती है। तो ये 16 है तो ये भी 16 होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए ये तार कितनी लंबी थी, 48 सेंटीमीटर लंबी थी। तो 48 को ही हमने रेक्टेंगल में बदला है, तो 16 16 32 और 48 में से 32 निकालोगे तो आपके पास 16 बचेंगे। तो 8 यहाँ पर रहेगा और 8 यहाँ पर रहेगा। तो कह रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बच्चे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 को आप 8 से गुना करोगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 60 की बात करें तो इसमें हमारे पास 5 नंबर्स दिए गए हैं भिन्न वाले, और उसमें से हमने पहचानना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी संख्या क्या है, यानी फर्स्ट 2 बिगर नंबर्स हमने लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 4 2 5 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 4 2 5 3 का एलसीएम होगा बच्चे 60 होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 10 टाइम्स में। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 15 बार में। तो 3 को 15 से गुना कीजिए 45 आ जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल में 60 30 टाइम्स में आएगा, तो 1 को 30 से करोगे तो 30 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल में 60 20 टाइम्स है, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाएगा। और 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स हैं, तो 3 को 12 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमें बड़े 2 नंबर्स पूछे हैं, सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 50, और ये किसका था 5/6 का था। और उसके बाद है 45, ये किसका है 3/4 का है। तो 5/6 सबसे बड़ी है और 3/4 ये उसके बाद नेक्स्ट बड़ी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने लास्ट ईयर जो कि दिसंबर में जो इनका जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम अपनी समझ को मजबूत बना सकें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।